माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळ्याने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं।
पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।
यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है, उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं
जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद, और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास, विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का ये अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। साथियों, राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से
140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा
फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है।
आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।
अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। या स्टेशनच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपले रावेर तालुक्याचे, रावेर विधानसभेचे आमदार आदरणीय अमोल भाऊ, त्याचप्रमाणे आपले जिल्ह्याचे कलेक्टर आयुष प्रसादजी, इथे उपस्थित असलेले आपले DRM मॅडम आदरणीय कांडे मॅडम व माझ्या समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि विद्यार्थी मित्रांनो आणि पत्रकार बंधूंनो आणि सर्व आपले रेल्वेचे सर्व ऑफिसर, आज खूप मोठा दिवस आहे, कारण की आपले देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजींच्या हस्ते संपूर्ण देशभरातले 103 अमृत भारत स्टेशनचं आज उद्घाटन होत आहे।
आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या रावेर मतदारसंघातले 4 स्टेशनचं उद्घाटन आज ऑनलाईनच्या माध्यमातून होणार आहे. आपण जेव्हा ह्या कामाची सुरुवात केली होती त्यावेळेस 1-1.5 वर्ष आधी आपण रावेरला कार्यक्रम घेतला होता, त्याच्या आधी मलकापूरला घेतला होता, नांदुऱ्याला घेतला होता आणि आज आपण ह्या सौदामध्ये घेत आहोत. आणि जवळपास 4 स्टेशन आपल्या रावेर लोकसभेमधले हे अमृत भारत योजनेमध्ये पूर्ण होताना आज आपल्याला सगळ्यांना बघायला मिळत आहे. जसं इथे आयुष प्रसादजी असतील किंवा पांडे मॅडम असतील यांनी सांगितलं की जो संकल्प आदरणीय आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजींनी घेतलेला आहे की 2047 पर्यंत आपल्याला आपला देश हा विकसित बनवायचा आहे आणि त्यासाठी देशातलं प्रत्येक विभाग किंवा प्रत्येक गाव असेल, प्रत्येक जिल्हा असेल, प्रत्येक राज्य असेल याला विकासाला गती देण्यासाठी ह्या सगळ्या योजनेमधनं आपल्याला कामं पूर्ण करायचे आहे. आणि रेल्वे सुद्धा एक महत्वाचं स्थान आहे की ज्या माध्यमातनं आपल्या देशाचं बरंचसं नेटवर्किंग हे रेल्वेच्या माध्यमातून जोडलं गेलेलं आहे. म्हणून आज रेल्वेलाही तेवढंच महत्व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिलं जात आहे आणि देशातले छोट्यातले छोटे स्टेशन हे कसे विकसित होतील किंवा तिथला कसा विकास होईल या अनुषंगाने रेल्वे विभागाकडनं पूर्ण काळजी घेतली जाते आणि आज आपल्याला बघायला सुद्धा मिळत आहे. आज आपण बघू शकतो की आपल्या जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये देशभरामध्ये रोड कनेक्टिव्हिटी असेल, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी असेल, एअर कनेक्टिव्हिटी असेल, ह्या 3 ज्या कनेक्टिव्हिटीचे साधनं आहे हे अतिशय सक्षम झालेले आहे. आज आपण हायवेने गेलो तर आपला वेळ वाचतोय, डिझेल पेट्रोल वाचतोय आणि आज त्याच्यामुळे कितीतरी लोकांना त्याचा व्यवसायाच्या माध्यमातून फायदा सुद्धा होतोय. तसंच रेल्वेचं सुद्धा झालेलं आहे. जी कधी अपेक्षा लोकांना नव्हती की छोट्या छोट्या जिल्ह्यांमध्ये पण एअरपोर्ट तयार होतील, पण आज ते झालेलं आहे आणि तिथे विमान सेवा सुद्धा सुरू झालेली आहे की जे सर्वसामान्य जनतेसाठी आज विमानाचा प्रवास सुद्धा हा कमी दरामध्ये आज उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ हाच आहे की देशामध्ये सरकारच्या माध्यमातून विकासाच्या कामांना गती मिळालेली आहे आणि 2047चं स्वप्न आपल्या सगळ्या जनतेचं की विकसित भारत आपल्याला बनवायचं आहे जगाच्या समोर आणि ते होताना आपल्याला दिसत आहे. पण त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहकार्यही असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपल्या आपल्या परीने आपल्याला कसं सहकार्य करता येईल याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायचा आहे. तिथे अमोलदादा असतील किंवा कलेक्टर साहेब असतील यांनी या स्टेशनच्या संदर्भात सांगितलं की आज सौदा असेल, रावेर असेल, भुसावळ असेल, जेवढेही स्टेशन आहे हे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पण खूप महत्वाचे स्टेशन आहे. बऱ्याच दिवसापासून आपल्याकडे मागणी होती कारण की सगळं आपलं केळीचा बेल्ट आहे की इथे फर्टिलायझरचा रॅक पॉइंट नाही आहे. तर आपण मागच्या वर्षीच मला असं वाटतं की मॅडमला सांगून आपण इथे फर्टिलायझरचा रॅक पॉइंट सुद्धा ओपन केलेला आहे. नाही तर जे डीलर आहे किंवा जे कृषी केंद्रवाले आहेत त्यांना जळगाववरनं माल आणावा लागायचा आधी, पण आज ती व्यवस्था आपण आपल्या सौद्यामध्ये उपलब्ध करून देतोय की जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर माल मिळेल. दरामध्ये नक्कीच त्याच्यामध्ये काही ना काही कमतरता होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. केळीसाठी आपण बघू शकतो की रावेर असेल, लिंबोरा असेल, सौदा असेल, इथून सुद्धा दिल्लीला पाठवण्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. येणाऱ्या दिवसामध्ये जे बनाना क्लस्टर आपण आपल्या जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेला आहे तर त्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना खूप मोठा फायदा होणार आहे. प्रयत्न हाच आहे की लोकांना सगळ्या सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारी सगळे अधिकारी असतील किंवा आपण सगळे लोकप्रतिनिधी असू, आपलाही तोच प्रयत्न असतो की जनतेला सगळ्या सरकारच्या माध्यमातून सुविधा मिळायला पाहिजे. बऱ्याच वेळा स्टॉपेजचा विषय येतो की इथे स्टॉपेज राहत नाही, पण आताच आम्ही DRM मॅडमांनी चर्चा करत होती की आता उद्या आमची नागपूरला रेल्वेच्या संदर्भात बैठक आहे आपली महाराष्ट्राची आणि त्याच्यामध्ये मागच्या मीटिंग मध्ये पण ज्या रेल्वे मंत्र्यांसोबत आमची बैठक झाली आणि त्यांनाही मी सांगितलं की बाबा अमृत भारत मध्ये एवढे चांगलं स्टेशन तर होत आहे पण लोकांना स्टॉपेजची पण अपेक्षा आहे
आताच मला मॅडम सांगत होते की त्यांना सुद्धा आता तिकडनं सांगण्यात आलेलं आहे की जास्तीत जास्त स्टॉपेज आपल्याला ह्या सगळ्या अमृत भारत स्टेशनवर कसे देता येईल याच्यासाठी आता सरकार विचार करत आहे आणि ते अत्यंत गरजेचं आहे. कारण की बऱ्याच वेळा कार्यकर्ते असतील किंवा सर्वसामान्य लोक असतील ते माझ्याकडे येतात आणि स्टॉपेजच्या बद्दल बऱ्याच वेळा बोलतात, पण आम्ही सुद्धा प्रयत्न करतच असतो. पण बऱ्याच कधी कधी असंही होतं की काही टेक्निकल अडचण असतात किंवा असंही सांगण्यात येतं की बाबा एक्सप्रेस गाडी आहे, जर ती प्रत्येक स्टेशनला थांबली तर मग एक्सप्रेस गाडीचा अर्थच काय होतो. टेक्निकल दृष्टीने तेही बरोबर आहे, पण तरी ज्या काही जनतेच्या अपेक्षा आहेत तर नक्कीच आम्ही जेवढ्या होतील तेवढं पूर्ण करायचा प्रयत्न करणारच आहे, याच्यात कुठेही शंका नाही. आणि आपण सगळे मिळून आपल्या भागाचा विकास कसा होईल याच्यासाठी आपणही सगळे लोक प्रयत्न करू. आज आमदार म्हणून इथे अमोल भाऊ असेल किंवा मी असेल, गिरीश भाऊ असतील किंवा सगळे लोकप्रतिनिधी असतील, सगळ्यांचा हाच प्रयत्न असतो की मतदारसंघामध्ये किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त विकासाची कामं सरकारच्या माध्यमातून आले पाहिजे. आणि जेव्हापासून मी मंत्री झाले आहे, आधी खासदार म्हणून तर ठीक आहे, मतदारसंघामध्ये आपल्याशी सगळ्यांशी जास्त संपर्क राहायचाच, पण आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मंत्री झाल्यानंतर आता केंद्रामध्ये सरकार सोबत जास्त काम करायची संधी मिळते आहे आणि तिथे सुद्धा काम करताना मलाही बरेचसे शिकायला मिळतं आणि हे सुद्धा लक्षात येत आहे की येणाऱ्या पुढच्या भविष्यामध्ये आपला देश हा खूप पुढे जाणार आहे आणि सगळ्या सेक्टरमध्ये सगळ्या विभागामध्ये भारत सरकारच्या वतीने प्रयत्न चालू आहे की आपण कुठेही आपला भारत देश हा मागे राहता कामा नये. आत्ताच आपण हल्ली जो प्रसंग आपल्या देशामध्ये घडला की जो टेररिस्ट अटॅक झाला आणि ज्या पद्धतीने सरकारच्या वतीने किंवा आपल्या सगळ्या सैनिकांच्या दलाकडनं जे काही पाकिस्तानला उत्तर देण्यात आलं ते सुद्धा आपण सगळ्यांनी बघितलं ना. सगळ्या जगाला कौतुक करण्यासारखा हा प्रसंग आहे की भारत देशाने सिंदूर हे जे मिशन अतिशय सक्षमपणे राबवलं आणि पाकिस्तानला त्याचं उत्तर सुद्धा मिळालं. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हे आहे की आज भारत कोणत्याही क्षेत्रामध्ये मागे नाही आणि कोणत्याही देशाची जर खरी ताकद ओळखायची असेल तर त्याच्या डिफेन्सच्या सिस्टीम वरनं त्या देशाची ताकद ओळखली जाते आणि आज ती सगळ्या जगाने आपल्या भारत देशाची ताकद बघितली की भारत देश हा आता खूप पुढे निघालेला आहे आणि त्याला आता कोणी थांबवू शकत नाही. आणि आपलंही सगळ्यांचं योगदान आपल्या आपल्या परीने त्याच्यामध्ये आहे आणि आपण ठेवलंही पाहिजे, एवढीच आपल्या सगळ्यांकडनं अपेक्षा व्यक्त करते. आज मला सुद्धा अभिमान वाटतो की आज मी भारत सरकारमध्ये आज तुमची लोकप्रतिनिधी म्हणून तिथे काम करते आहे. आज माझ्या वतीने काम होणं पण आज तुमचा सुद्धा त्याच्यामध्ये काही ना काही वाटा या देशाला पुढे घेऊन जाण्यामध्ये आहे, ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि मी आज या कार्यक्रमाला सगळ्या आपल्या रेल्वेच्या सगळ्या ऑफिसरांना त्यांचं खूप मनापासून अभिनंदन करते की त्यांनी वेळेत काम संपवलं आणि ही पण अपेक्षा व्यक्त करते की हे जे काही सगळे अमृत भारत योजनेमध्ये स्टेशन झालेले आहे खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही डेव्हलप केलेले आहे, पण आता तसेच चांगल्या पद्धतीने ते मेंटेन पण राहिले पाहिजे. लोकांना कुठेही अडीअडचण येता कामा नये याची दक्षता रेल्वे विभागाकडनं घेतली गेली पाहिजे आणि ते पण अपेक्षा आहेच की नक्कीच त्याच्याकडे पण रेल्वे विभाग लक्ष दिलं तरी कुठे शंका नाही. पण अशाच पद्धतीने रेल्वे विभागाकडनं कामं होती. एक विषय मी सांगायचं विसरले की आता इथे आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं की जामनेर पाचोरा बोदवड ही रेल्वे होते आता आणि त्याचबरोबरने मराठवाडा आणि खानदेशला जोडण्यासाठी पण जालना टू जळगाव हा सुद्धा एक रेल्वे नवीन मार्ग आता येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये तो सुद्धा सुरू होणार आहे. कारण की पुण्याला जाणारी गाडी जी आपल्याकडनं एकच गाडी आहे आणि बऱ्याच वेळा तक्रारी पुन्हा गाडीसाठीच येतात. जर हा मार्ग इकडनं तयार होऊन गेला तर एक दुसरा अजून ऑप्शन आपल्याला पुण्याला जाण्यासाठी रेल्वेच्या माध्यमातून पण मिळेल, पण त्याला थोडा वेळ लागणार आहे कारण आता प्रोसिजर ती सगळी सुरू झालेली आहे. पण येणाऱ्या भविष्यामध्ये नक्की त्याचा सगळ्या लोकांना फायदा होईल याच्यात कुठे शंका नाही. मी परत एक वेळा सगळ्या विद्यार्थ्यांना पण माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा देते की त्यांनी
सिंदूर ह्या मिशनवर जे काही ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आपल्या रेल्वे विभागाकडनं घेतलं गेलं, अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या भावना त्यांच्या चित्रकलेच्या स्पर्धेमधनं दाखवली आणि आज आपल्यासाठी पण ही खूप विशेष गोष्ट आहे की आज देशातल्या छोट्यातल्या छोट्या मुलाला सुद्धा सिंदूर मिशन हे काय होतं आणि आपल्या सैनिकांनी ते कसं हाताळलं याची सुद्धा माहिती आज आपल्या विद्यार्थ्यांना आहे. आज आपला विद्यार्थी सुद्धा आपल्या देशातल्या सगळ्या सैनिकांसोबत सक्षमपणे उभा आहे. ह्या चित्रकलेच्या स्पर्धेमधनं त्यांनी दाखवलं. त्यांचं सुद्धा मी सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन करते. एवढं बोलते, इथे थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. प्रधानमंत्री आर्थिक मार्केटला आणि संस्कृतीला एकमेकांसोबत जोडत असतो. त्यामुळे रेल्वे स्थानक हे फक्त एक ब्रिक अँड मॉर्टर म्हणजे फक्त बांधकाम नाही आहे, परंतु आपल्या सगळ्यांच्या विचारांना जोडणारं हे एक प्रेरणास्थान आहे. आपल्या सगळ्यांच्या विचारांना जोडणारं एक स्थान आहे. त्यामुळे अत्यंत अशा या चांगल्या सावधा या रेल्वे स्टेशनच्या नूतनीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ कामाचं उद्घाटन होत आहे. यासाठी प्रयत्न लाभलेत आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या मंत्री आदरणीय रक्षाताई खडसे यांच्या माध्यमातून सावधा आणि रावेर स्टेशन हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे स्टेशन आहेत की जे आपल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण मार्केटसोबत कनेक्ट करतात, आपल्या विद्यार्थ्यांना एज्युकेशन हबसोबत कनेक्ट करतात. अशा या सर्व आणि आपल्या सगळ्या महिलांना पर्टिक्युलरली आपल्या माहेरासोबत कनेक्ट करतात. अशा ह्या सर्व दोघं रेल्वे स्टेशनच्या आदरणीय ताईंच्या माध्यमातून आणि रेल्वेच्या संपूर्ण अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आदरणीय इथे पांडे मॅडमच्या माध्यमातून खूप चांगलं काम होत आहे. रेल्वेच्या बाबतीमध्ये आपल्या सर्वांचा जो अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे केळीचा, त्यासाठी सुद्धा खूप चांगले प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे प्रशासन आदरणीय ताई आणि कलेक्टर साहेब यांच्या माध्यमातून बाजूला लोडशेड आपलं शेतकरी काम होत आहे की जेणेकरून आपल्याकडे आपल्याला माहिती असेल की सगळ्यात जास्त फर्टिलायझरचं कन्झम्पशन कुठं असेल तर ते आपल्या क्षेत्रात आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे स्टोरेज फॅसिलिटी असल्यामुळे थोडी अडचण होती. मात्र तिघांच्या माध्यमातून ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आहे. आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वातून हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आहे. त्या निमित्तानं आपण सगळ्यांना धन्यवाद देऊया. त्या सगळ्यांचे जोरात टाळ वाजवू आपण आणि आपल्या सगळ्यांच्या रेल्वेचं धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. अमोल जी, आयुष प्रसाद, कलेक्टर फॉर जलगांव. आज हमारे भुसावल डिवीजन आज महाराष्ट्र में 12 स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है. इनमें से भुसावल डिवीजन के 5 स्टेशन हैं और ऐसे पूरी भुसावल डिवीजन के 15 स्टेशन अमृत भारत योजना में हैं और इस साल हमने उसमें जलगांव को भी इंक्लूड किया है. तो कुल मिला के 16 अमृत भारत स्टेशन भुसावल डिवीजन के अंतर्गत आए हैं, जिसमें से कि 5 स्टेशन कुल मिला के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के हैं. जितने भी अमृत भारत स्टेशन हैं इनका विकास किया गया है, इनकी प्लेटफॉर्म सर्विसिंग की गई है, इनको दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाया गया है. हमने कवर ओवर प्लेटफॉर्म बनाया है, बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया बनाया है. हम चाहते हैं कि विकास के साथ साथ ये आने वाले समय में हमारे जो स्टेशन है ये एरियाज ऑफ कमर्शियल एक्सीलेंस बने. जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे सावधा में एक गुड शेड है, हम उसका भी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो यहाँ से केले का रेट लोड होता है वो और बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि हम उसको एक कवर ओवर शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं. फर्टिलाइजर की लोडिंग के लिए ये रेट पॉइंट ऑलरेडी ओपन है. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करके जलगांव के लोग, सावधा के लोग इस स्टेशन से जुड़े. अभी हमारे यहाँ 3 गाड़ियां रुकती हैं. आने वाले टाइम में ये प्रयास रहेगा कि और लोग इसकी सुविधा उठा सके और गाड़ियां हमारे स्टेशन पर आए. आज मैं आए हुए सारे मेरे माननीय जितने भी लोग हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है वो एक विकसित भारत का, वो हम पूरी तरह से शपथ के साथ पूर्ण करें. जय हिंद, जय भारत. निवड करण्यात आलेला आहे. अमृत भारत स्कीम अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यामध्ये 5 स्टेशन आहे. त्याचे नाव आहे सावधा, रावेर, आपलं जळगाव, पाचोरा आणि चाळीसगाव. या 5 स्टेशन या जळगाव जिल्ह्यामध्ये अमृत भारत योजना अंतर्गत घेण्यात आलेला आहे आणि या माध्यमातून या ठिकाणी याच्यासाठी भारतीय रेल्वे या घेतलेला जो काम आहे त्याच्याबद्दल मी जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने भारतीय रेल्वेचे आभार व्यक्त करतो. आज आपण सावधा स्टेशनच्या अनावरणासाठी या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी सुशोभीकरण झालेलं आहे. त्यासोबत सावधामध्ये एक महत्वपूर्ण गोष्टी जो होतो ते आहे की हे आपला फर्टिलायझरसाठी जो खत येतो त्याच्यासाठी एक रेक पॉइंट म्हणून याची ओळख आहे. या ठिकाणी मोठा बांधकाम होऊन
त्याच्या गुड्स शेडला कव्हर करण्यासाठीचं काम काही प्रमाणात पूर्ण झालेलं आहे. सिमेंटचं बांधकाम त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे आणि त्या काही दिवसमध्ये या ठिकाणी पूर्ण स्टेशनवर आपलं कव्हर करून पावसाच्या कालावधीमध्ये पण कुठल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. आधीचा असा भाग होता की ज्या काळात केळीच्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी लोडिंग आणि अनलोडिंग व्हायचं. केळीच्या लोडिंग अनलोडिंग अजूनही आपण करू शकतो, परंतु ट्रक वगैरेच्या माध्यमातून आज लोडिंग अनलोडिंगचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे या ठिकाणी रेल्वेच्या माध्यमातून केळी पाठवण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. परंतु गतिशक्ती कॉरिडॉरमध्ये आपल्या या जळगावच्या या लाईन असल्यामुळे या गोष्टीबद्दल पण भविष्यामध्ये बदल होणार आहे आणि यासारखा लोडिंग पॉइंट अगर तयार झाला त्याच्यामुळे जो लहान शेतकरी आहे, जो अल्पभूधारक शेतकरी आहे, त्याला रेल्वेच्या माध्यमातून पाठवण्यासाठी म्हणजे त्यांच्या शेतमाल पाठवण्यासाठी एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी काम होणार आहे. रेल्वेचे विभिन्न प्रकल्प या जळगाव जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. आदरणीय मंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली या सर्व प्रकल्पाला दिशा समितीच्या माध्यमातून आपण गती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आदरणीय या ठिकाणी आपले जो सर्व प्रकल्प आहेत त्याच्यामध्ये रेल्वेच्या लाईन मध्ये वाढ होण्याचं काम असेल, जामनेर पाचोरा बोधवड याच्या एक लाईनचं काम असेल, या सगळ्या गोष्टीचं काम आपण गतिमान पद्धतीमध्ये करत आहोत. आणि भुसावळ आपल्यासाठी एक महत्वपूर्ण जंक्शन आहे, पूर्ण देशासाठी एक महत्वपूर्ण जंक्शन आहे आणि भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी पण मल्टी मॉडल हब कसा करता येईल, कसं आपण लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रामध्ये या जळगाव जिल्ह्याचं नाव पूर्ण देशामध्ये ओळखी करता येईल, याच्यासाठी आपला काय विचार आहे, याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहे. या कार्यक्रम आयोजन केल्याबद्दल आणि मला या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल मी आदरणीय इति पांडे मॅडमचा विशेष आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा. बघत रहा लेवा जगत. धन्यवाद.